हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका फेस क्लाउड लर्न टू लीड में। गुड मॉर्निंग टू ऑल दी स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि पहले 3 सप्ताह के अक्टूबर के हम करंट अफेयर्स को कवर कर चुके हैं। आज हम चौथा सप्ताह जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। चौथा सप्ताह मतलब 25 से लेकर 31 अक्टूबर तक के करंट अफेयर्स को हम कवर करेंगे। तो लास्ट सप्ताह है अक्टूबर महीने का, इससे अक्टूबर महीना खत्म हो जाएगा हमारा। तो इसलिए वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जो है वो आपने जरूर सुनना है और बहुत ही ध्यान से करंट अफेयर्स को पढ़ना है। लेकिन सबसे पहले आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, करियर्स क्लाउड को अपने गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाएं और इसको डाउनलोड करें। उसके बाद अपनी ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन कर लें और लॉगिन करने के बाद क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करना है। आप 1 साल या 2 साल की सब्सक्रिप्शन जो है वो बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। एक बार मेरे कहने से प्राइस जरूर चेक करें, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इतने कम प्राइस पे हम आपको बहुत सी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्या क्या आपको मिलेगा? आपको मिलेंगे डेली करंट अफेयर। डेली करंट अफेयर में दोस्तों 3 सेक्शंस होंगे। एक में डिटेल करंट अफेयर होंगे, एक में क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट करंट अफेयर्स होंगे जो कि आपको ई बुक की मदद से मिलेंगे, और एक होगा क्विज जो कि आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर डेली अटेम्प्ट कर सकते हो। ऐसे ही वीकली सेक्शन तैयार किया गया जिसमें आपको 2 पीडीएफ्स मिलेंगी, जिसमें एक डिटेल करंट अफेयर की होगी, एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट होगा, लेकिन एक क्विज होगा जो कि हर हफ्ते आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट होगा मंथली सेक्शन। इसमें 4 तरह की पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि अलग अलग तरह से आप यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे कि स्टडी पीडीएफ है, ये डिटेल करंट अफेयर है जिसमें आपको थ्योरेटिकल करंट अफेयर मिल जाएगा। एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में जितने भी करंट अफेयर डिटेल में मिलेंगे वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में इसमें मिल जाएंगे, तो प्रैक्टिस यहां से कर सकते हो। बेस्ट 100 करंट अफेयर्स भी आपको दिए जाएंगे जो कि उस महीने के बेस्ट करंट अफेयर्स होंगे। उसमें 100 करंट अफेयर जो है वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में आपको दिए जाएंगे। एक पॉकेट पीडीएफ होगी, मतलब जल्दी जल्दी में करंट अफेयर्स को रिवाइज करने के लिए 2 लाइन में 3 लाइन में, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। इसी के साथ हम आपको दे रहे हैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर। हम 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अलग अलग पीडीएफ आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आप पर्टिकुलर किसी एग्जाम के लिए कुछ टॉपिक्स को रिवाइज करना चाहते हैं, जैसे कि आप इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को रिवाइज करना चाहते हैं, अवार्ड्स को रिवाइज करना चाहते हैं, तो इस पीडीएफ के थ्रू आप कर सकते हैं। अगर आप बैंकिंग स्टूडेंट है, बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हम आपको 3 अलग चीजें प्रोवाइड करेंगे, जिसमें बैंकिंग एंड इकोनॉमी से रिलेटेड डिटेल करंट अफेयर, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट करंट अफेयर आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, और बैंकिंग एंड इकोनॉमी का क्विज भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। हर महीने अटेम्प्ट कर सकते हो हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। और अगर जितना भी करंट अफेयर अभी तक हो चुका है, जैसे मान लो आपका एग्जाम जो है वो 30 मई को है, तो 29 मई तक जितना भी करंट अफेयर हो चुका है वो सारा का सारा एक ही पीडीएफ से रिवाइज करने के लिए उसी साल का आप एग्जाम पीडीएफ का यूज कर सकते हैं। आपको डिटेल में बजट और इकोनॉमिक सर्वे दिया जाएगा। इसमें आपको 2 चीजें मिलेंगी, एक तो डिटेल, एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में भी हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन बजट और इकोनॉमिक सर्वे से बनाए जा सकते हैं। और अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको हर स्टेट का, हर यूनियन टेरिटरी का करंट अफेयर भी अलग से प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी चीजें दोस्तों अलग अलग नहीं, सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको मिलेंगी। सिर्फ आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके उसको सब्सक्राइब करें। उसके बाद जो है वो आप 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी ले सकते हो। वो मिलेगा आपको अगर आप इस कोड का यूज करोगे ASH10 का। लेकिन किसी भी तरह की क्वेरी है तो इस ईमेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं, इस नंबर पे हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। चौथा सप्ताह अक्टूबर का मतलब 25 से लेकर 31 अक्टूबर तक के करंट अफेयर्स को हम कवर करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 में जो है वो किसने पहला फेज रोजगार मेला का स्टार्ट किया, जिसमें 10 लाख युवाओं को सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स जो हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी। और ये मेले की शुरुआत की है नरेंद्र मोदी जी ने। तो आंसर क्या होगा इसका? 3 होगा। और इसका फर्स्ट फेज जो है वो स्टार्ट किया गया है, जो कि 50 सेंटर्स में इसका उद्घाटन मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिस के थ्रू किया। और इसमें 10 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स जो है वो प्रोवाइड करनी है, और इसमें 75,000 जो न्यूली रिक्रूटेड लोग हैं उनको अपॉइंटमेंट लेटर दे भी दिए गए हैं। और साथ ही साथ जो है वो ये जॉब्स जो हैं वो 38 मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स में मिलेंगी। और किसकी सहायता ली जा रही है ये रिक्रूटमेंट करने में? यूपीएससी की, एसएससी की और आरआरबी की, और भी कई ऑर्गेनाइजेशंस इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं ताकि इसका आयोजन जो है वो ठीक ढंग से किया जा सके। और अगर हम सिर्फ पंजाब की बात करें तो ये जॉब मेला जो है वो पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स, या आप कह सकते हो कि रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में भी इसका जो है वो लॉन्च किया गया। वहाँ पे रोजगार मेला जो है वो लगाया गया। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग शहरों में टोटल 50 सेंटरों में ये रोजगार मेला जो है वो लगाया गया है ताकि किसी तरह से अनएम्प्लॉयमेंट को हम खत्म कर सकें। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन से बैंक ने संदीप बख्शी जी को रीअपॉइंट किया है अपना नया मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर 3 साल के लिए? मतलब उन्हीं को दोबारा से लगा दिया है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बैंकिंग स्टूडेंट्स के लिए। संदीप बख्शी जो हैं वो आईसीआईसी बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हैं। अब उनका टाइम पीरियड 2023 से लेकर 26 तक बढ़ा दिया गया है।
मतलब उनका जो टाइम पीरियड है वैसे वो अक्टूबर 2023 में ख़त्म होने वाला था, लेकिन अब जो है वो 2026 तक उनका टाइम पीरियड बढ़ा दिया। 3 साल के लिए अप्रूवल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से मिला है, तो ये याद रखना है, संदीप बख्शी। अगला आते हैं अक्टूबर 2022 में इसरो का हैवीएस्ट रॉकेट, जिसको हम नाम देते हैं लॉन्च व्हीकल मार्क 3 या LVM-3 या जियो सिंक्रोनस मार्क 3, सक्सेसफुली प्लेस्ड OneWeb डैश जनरेशन 1 ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स इनटू द लो अर्थ ऑर्बिट। सिंपल वर्ड्स में कहें, इसरो का जो हैवीएस्ट रॉकेट है लॉन्च व्हीकल मार्क 3, वो OneWeb की कितनी ब्रॉडबैंड सैटेलाइट्स को, जो कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं, उसको लो अर्थ ऑर्बिट में जाके छोड़ आता है। और ये कितनी सैटेलाइट्स हैं? टोटल 36 सैटेलाइट्स हैं, और इससे हमारा जो कम्युनिकेशन का लेवल है वो बढ़ेगा। इवन रिमोट एरियाज में भी कम्युनिकेशन अच्छी होगी, ब्रॉडबैंड की स्पीड जो है वो इंप्रूव होगी, इसीलिए इसको नाम दिया गया जनरेशन 1 ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। और आपने याद रखना है, रॉकेट जो है ये सेकंड लॉन्च पैड से लॉन्च किया गया था सतीश धवन स्पेस सेंटर से। कहाँ पे है सतीश धवन स्पेस सेंटर? ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्लाइड से भी याद रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा लॉन्च ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट इन 2026, मतलब ये एक ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट लॉन्च करेगा 2026 में, जो कि सेल्क क्रेटर पे पहुंचेगी टाइटन पे 2034 में। मतलब 2026 में ये ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट छोड़ेगा और 2034 तक, मतलब लगभग 8 साल बाद जो है ये एक क्रेटर पे पहुंचेगा। और वो क्रेटर किसका है? सेल्क क्रेटर के नाम से जाना जाता है, टाइटन सैटेलाइट का। टाइटन जो है वो किसका सैटेलाइट है? मतलब ये नेचुरल मून है कौन से प्लैनेट का? सिंपल हो गया अब क्वेश्चन, और ये है सैटर्न का। आंसर क्या होगा? 1। बहुत बार ये क्वेश्चन सिंपल वर्ड्स में आ जाता है। और नासा का ये फर्स्ट मल्टी रोटर व्हीकल है जो कि किसी और प्लैनेट पे भेजा जाएगा, और वो प्लैनेट कौन सा है? सैटर्न। और आपने याद रखना है, ये जो ड्रैगन फ्लाई है ये कई स्टोरीज तक जाएगा, मतलब कह सकते हो कई एरियाज में ये पहुंचेगा और कई साइट्स को एग्जामिन करेगा जो टाइटन के आसपास हैं। मतलब टाइटन जो है वो एक आइसी मून है सैटर्न का, और आप कह सकते हो वहाँ पे केमिकल प्रोसेसेस को देखा जाएगा और साथ ही साथ इसको मैच किया जाएगा अर्थ के साथ। फिर देखा जाएगा कि वहाँ पे किस तरह से लाइफ जो है वो बेसिकली पॉसिबल है, या किस तरह से जो है वो चीज़ों को हम केमिकल प्रोसेसेस के थ्रू जो है वो मोल्ड कर सकते हैं। और ड्रैगन फ्लाई जो है वो एक साइट के ऊपर लैंड करेगा, और उस साइट का नाम है शांग्री, याद रख सकते हो आप, शांग्री ला ड्यून। शांग्री ला ड्यून फील्ड है ये, बेसिकली जो सेल्क क्रेटर है उससे 580 किलोमीटर की दूरी पे है। वहां पे जाके ये लैंड करेगा हमारा ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट, लेकिन ये नासा का है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। उस पर्सनैलिटी का नाम बताना है जिसने 2022 में फॉर्मूला 1 अराम्को यूनाइटेड स्टेट ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया है, जो कि टेक्सास यूनाइटेड स्टेट्स में हुई है अक्टूबर 2022 में। और ये जीत ली है मैक्स वर्स्टैपन ने, 1 एंड ओनली। तो सितारा जो है वो चमक रहा है मैक्स वर्स्टैपन। लुइस हैमिल्टन पीछे चले गए। अब पिछले साल भी मैक्स वर्स्टैपन और लुइस हैमिल्टन में पूरी टक्कर थी, लेकिन मैक्स वर्स्टैपन आगे निकल गए, और इस साल भी वो पूरी चैंपियनशिप, पूरे साल की चैंपियनशिप को मैक्सिमम नंबर जीत के सबसे ज़्यादा पॉइंट में सबसे आगे हैं। तो बेल्जियम के मैक्स वर्स्टैपन, रेड बुल रेसिंग टीम, और 2022 की फॉर्मूला 1 अराम्को यूनाइटेड स्टेट्स इन्होंने जीत ली है। और जर्मनी के जो सेबेस्टियन वेटल हैं और साथ ही माइकल शुमाकर हैं, उनके रिकॉर्ड के बराबर आ चुके हैं फॉर्मूला 1 सीजन के अंदर। 13 जीत जो है वो इन्होंने दर्ज की हैं। और वर्स्टैपन जो हैं वो आप कह सकते हो यूनाइटेड किंगडम के लुइस हैमिल्टन को हराया इस रेस के अंदर, और साथ में मोनाको के चार्ल्स लेक्लक को भी उन्होंने हरा दिया है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। When was the United Nation Day observed across the globe? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है कि यूनाइटेड नेशन डे जो है वो कब मनाया जाता है। तो यूनाइटेड नेशन डे बेसिकली उस दिन को कहा जाता है जिस दिन यूनाइटेड नेशन का चार्टर जो है वो स्टार्ट किया गया था। मतलब यूनाइटेड नेशन के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो स्टार्ट किए गए थे, और ये है 24 अक्टूबर 2022। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। ये भी आपको पूछा जा सकता है इस बार कौन सी एनिवर्सरी मना रहे हैं? 77th एनिवर्सरी जो है वो इस साल मनाई जा रही है। और यूनाइटेड नेशन जो चैम्बर म्यूजिक सोसाइटी है उसने एक स्पेशली वर्चुअल कंसर्ट रखा इस सेलिब्रेशन के लिए, जो 77th एनिवर्सरी मना रहा है यूनाइटेड नेशन की। When was the वर्ल्ड पोलियो डे 2022 ऑब्जर्व? वर्ल्ड पोलियो डे जो है वो पूरे वर्ल्ड में कब मनाया गया? थीम क्या था वर्ल्ड पोलियो डे का? बियॉन्ड। पोलियो डे का थीम था वर्ल्ड पोलियो डे 2022 एंड बियॉन्ड, ए हेल्दियर फ्यूचर फॉर मदर्स एंड चिल्ड्रन।
ये थीम था इसका। और वर्ल्ड पोलियो डे जो है वो मनाया गया इस साल कौन से दिन? ये मनाया गया 24 अक्टूबर 2022, जिस दिन यूनाइटेड नेशन डे उसी दिन ये। और वर्ल्ड पोलियो डे जो है वो एक रोटरी इंटरनेशनल नाम से सोसाइटी है उसने बनाना स्टार्ट किया था, क्योंकि एक बर्थ एनिवर्सरी है, बहुत ही फेमस आप कह सकते हो वायरोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है जोनस साल्क एक अमेरिकन वायरोलॉजिस्ट हैं जिसने फर्स्ट सक्सेसफुल पोलियो वैक्सीन बनाई थी। और जोनस साल्क जो है वो टीम को लीड करते हैं जो वैक्सीनेशन बनाते हैं पोलियो की, और इसकी टेस्टिंग स्टार्ट होती है 1953 में। तो रोटरी इंटरनेशनल ने इस दिन की जो है वो शुरुआत करवाई थी, और ये पूरे वर्ल्ड में 24 अक्टूबर 2022 को मनाया गया। अगला आते हैं क्वेश्चन, व्हेन वाज द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे, जो पूरे वर्ल्ड में मनाया गया, कौन से दिन मनाया गया ये? तो अपने याद रखना है ये 24 अक्टूबर को ही मनाया गया। तो आप देख सकते हो जिस दिन यूनाइटेड नेशन डे है उसी दिन पोलियो डे है, उसी दिन यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे है। तो इसका मेन मकसद यही है कि जो भी वर्ल्ड डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स हैं, वर्ल्ड को डेवलप करने के लिए जो हमारे पास प्रॉब्लम सामने आ रही हैं, उसके सोल्यूशंस को हमने ढूंढना है और उसको दूर करके हमने पूरे वर्ल्ड को एक डेवलपमेंटल लेवल पे लेके जाना है। तो इसमें आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए वर्ल्ड डेवलपमेंट के लिए, तो वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचे ताकि हम उनके सोल्यूशंस निकाल सकें। और पहली बार 1973 में इस दिन को मनाया गया था। और वर्ल्ड डेवलपमेंटल इंफॉर्मेशन डे यूनाइटेड नेशन डे के साथ ही जो है याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं, द फर्स्ट सैटेलाइट फोन वाज लॉन्च्ड बाय विच कंपनी? एक स्टैटिक सा क्वेश्चन है, आपने याद रखना है कि पहला सैटेलाइट फोन जो है वो कौन सी कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया था? मोटोरोला के द्वारा लॉन्च किया गया था, और 1989 में सैटेलाइट फोन को लॉन्च किया गया था। और सैटेलाइट फ़ोन जो है वो एक मोबाइल फ़ोन की तरह ही होता है, बस वो एक फ़ोन से दूसरे टेलीफोन नेटवर्क से कनेक्ट होता है, और ये रेडियो के थ्रू कनेक्ट होता है, मतलब रेडियो फ्रिक्वेंसी के थ्रू जो है वो कनेक्ट होता है, मतलब सैटेलाइट्स की मदद से जो है वो इसको कनेक्ट किया जाता है। और सैटेलाइट फ़ोन जो है वो बेसिकली लीगल नहीं है किसी भी कंट्री के अंदर, खास करके इंडिया के अंदर, जब तक इसकी परमिशन ना ली जा सके, क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा लगा दी गई थी इन सैटेलाइट फ़ोन्स के ऊपर जब पाकिस्तान टेररिस्ट जो हैं वो मुंबई के ऊपर अटैक करते हैं नवंबर 2008 में, और सैटेलाइट फ़ोन्स के थ्रू ही उन्होंने लश्कर तैयबा हैंडलर्स के साथ जो है वो बात की थी। तो उसके बाद बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन जो हैं वो लगा दिया, इसलिए लीगल नहीं है कि आप सैटेलाइट फ़ोन को यूज़ कर सकें, परमिशन लेके आप उसका यूज़ कर सकते हैं। अक्टूबर 2022 में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर की तरफ से 2 कमेटी सेटअप की गई ताकि जो क्रॉप लॉस और डैमेज एस्टिमेशन है उसमें डिले ना किया जा सके और फार्मर्स को सही टाइम पीरियड पे पैसे जो है वो मिल सकें। और ये 2 कमेटीज़ को लीड कौन करेगा? और ये 2 कमेटीज़ को लीड करेंगे CS मूर्ति। तो आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? 2। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने 2 कमेटी बनाई है ताकि जो क्रॉप लॉस है या डैमेज एस्टिमेशन है उसको जल्दी से जल्दी जो है वो पूरा किया जा सके, ताकि जो क्लेम है किसानों की तरफ से जो लेना है वो सारा का सारा उनको दिया जा सके। और 2 कमेटीज़ हैं। पहली कमेटी का नाम है कमेटी फॉर नेशन वाइड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टेक्नोलॉजी बेस्ड क्रॉप यील्ड एस्टिमेशन, और दूसरा है कमेटी फॉर स्टैंडर्डाइजेशन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ वेदर डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर। और दोनों कमेटी को लीड करेंगे CS मूर्ति। CS मूर्ति जो हैं वो डायरेक्टर हैं महान लॉबीज नेशनल क्रॉप फोरकास्ट सेंटर के। और आपने याद रखना है कि ये क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम्स जो चल रही हैं सरकार की 2023 में जो और लॉन्च करनी है, जो इसको इम्प्रूव करना है, उसमें ये आगे जाके सहायता प्रदान करेगा। और कमेटीज़ में महाराष्ट्र से, ओडिशा से, आंध्र प्रदेश से, राजस्थान से जो हैं वो कुछ लोग जो हैं वो शामिल हो गए ताकि अलग अलग तरह के सुझाव जो हैं वो इसमें रखे जा सकें। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने पार्टनरशिप की है ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ ताकि ड्रोन टेक्नोलॉजी को इंडिजनाइज किया जा सके, ड्रोन टेक्नोलॉजी को इंडिया में ही प्रमोट किया जा सके। तो इंडियन जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो ड्रोन को बनाएं, हम बाहर से ना लें, ताकि मेक इन इंडिया कंसेप्ट जो है वो बढ़ सके। और ये हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन नेवी। तो आंसर क्या होगा इसका? सेकेंड। तो एक तो हमारे पास हो गया इंडियन नेवी और दूसरा हो गया ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो कि मैन्युफैक्चरिंग या पार्ट्स जो ड्रोन के हैं वो इंडिया में ही बन सके उसको प्रमोट करेंगे। तो ड्रोन की टेस्टिंग भी इंडिया में हो, आप कह सकते हो उससे एसोसिएटेड जो भी टेक्नोलॉजी है वो भी इंडिया में ही बने। तो ये इंडियन नेवी इसके ऊपर फोकस कर रही है। तो इस पार्टनरशिप के तहत इंडियन नेवी और आप कह सकते हो ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया दोनों मिलके जो है वो इस तरह से काम करेंगे कि जितने भी चैलेंजेस ड्रोन के लेके हैं, चाहे उसकी मैन्युफैक्चरिंग को लेके या किसी भी तरह से, तो उसको पूरा किया जा सके और हर चीज़ इंडिया में अवेलेबल करवाई जा सके।
अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 में डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से एरोड्रोम लाइसेंस जो है वो दिया गया। ये एरोड्रोम लाइसेंस जो है वो जयपुर एयरपोर्ट को दिया गया, जो कि कहाँ पे स्थित है, एरोड्रोम लाइसेंस दिया गया जयपुर एयरपोर्ट को, और वो स्थित है ओडिशा के अंदर। आंसर क्या होगा इसका, 4 होगा। तो ये डीजीसीए की तरफ से दिया गया है एरोड्रोम लाइसेंस जयपुर एयरपोर्ट को, जो कि फर्स्ट स्टेट ओन्ड एयरपोर्ट बन गया है जिसको इस तरह का कोई कमर्शियल फ्लाइट लाइसेंस जो है वो मिला है रीजनल कनेक्टिविटी उड़ान स्कीम के तहत, उड़े देश का आम नागरिक। तो कमर्शियल फ्लाइट जो है वो अब यहाँ से चलेंगी उड़ान स्कीम के तहत, और उड़ान के अंदर 68 ऐसे एयरपोर्ट जो हैं वो बनाने हैं जो कि अंडर सर्व्ड एरिया हैं, या आप कह सकते हो अनसर्व्ड डेस्टिनेशन है, जहाँ पे उबड़ खाबड़ वाला एरिया है, वहाँ पे आप कह सकते हो पूरा एयरपोर्ट नहीं बनाया जा सकता, तो वहाँ पे कनेक्टिविटी को बढ़ाना है, जिसमें 58 एयरपोर्ट बनाने हैं इसके अंदर, 8 जो हैं वो हेलीपोर्ट्स बनाने हैं, और 2 वाटर एरोड्रोम्स बनाने हैं, मतलब पानी वाले जहाज जो हैं वो वहाँ पे आके लैंड कर सकते हैं, वहाँ से चल सकते हैं। तो ये एरोड्रोम्स हो गए हमारे पास। तो ये पहला एयरपोर्ट ऐसा बन गया है जयपुर एयरपोर्ट जिसको ये लाइसेंस दिया गया है, जो कि उड़ान स्कीम के तहत मिला है। अक्टूबर 2022 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट रिलीज की है जिसका नाम है WHO फंगल प्रायोरिटी पैथोजेंस लिस्ट, और ये रिसर्च कंडक्ट की गई है कौन से इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी की तरफ से, जिसके बेस पे ये लिस्ट जो है वो जारी की गई है। तो ये पूरी स्टडी की है यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी ने। तो आंसर क्या होगा इसका, 1 होगा। तो ये फर्स्ट ऐसी लिस्ट है जो फंगस के ऊपर बनाई गई है, और इसका नाम है प्रायोरिटी पैथोजन, इससे भी आप याद रख सकते हो, जिसमें 19 तरह की फंजाई के बारे में बताया गया है जो कि किस तरह से पब्लिक के लिए खतरा है या उनकी हेल्थ के लिए जो है बहुत बड़ा खतरा है। तो ये पूरी रिसर्च जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी की तरफ से कैलकुलेट की गई है, और इस लिस्ट के अंदर स्पेशली 3 कैटेगरीज बनाई हैं कि कौन से जो फंगस है वो क्रिटिकल है, कौन सी हाई प्रायोरिटी पे है, कौन सी मीडियम प्रायोरिटी पे है। तो इस तरह से उन्होंने इसमें 3 डिविजन्स बनाई हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अक्टूबर 2022 में ऋषि सुनक जो हैं वो कौन से नंबर के यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, जो कि फर्स्ट इंडियन ओरिजिन प्राइम मिनिस्टर हैं यूके के। मेरे ख्याल से सब बच्चों को पता होगा कि ऋषि सुनक प्राइम मिनिस्टर बने हैं, केवल 42 साल के हैं, और 57th नंबर के यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। और आपने याद रखना है, इनको ओथ जो है वो किंग चार्ल्स की तरफ से अपॉइंट किया गया, किंग चार्ल्स 3 की तरफ से अपॉइंट किया गया है। इससे पहले सबको पता है कि लिज ट्रस जो है वो प्राइम मिनिस्टर थी, 45 दिन की उनकी सरकार रही, उसके बाद वो रिजाइन कर देती हैं। और आपने ये भी याद रखना है कि ऋषि सुनक जो हैं वो यंगेस्ट लीडर हैं यूनाइटेड किंगडम के अंदर 1812 के बाद यंगेस्ट लीडर बने हैं ऋषि सुनक, क्योंकि इससे पहले विलियम पिट थे, विलियम पिट जो कि प्राइम मिनिस्टर बने थे केवल 24 साल की उम्र में। और आपने ये भी याद रखना है कि ऋषि सुनक जो पिछले 2 महीने में ऐसे तीसरे प्राइम मिनिस्टर बदल चुके हैं यूनाइटेड किंगडम के अंदर, क्योंकि आपको पता है कि बोरिस जॉनसन ने पहले रिजाइन किया था सितंबर में, फिर लिज ट्रस ने रिजाइन कर दिया अक्टूबर 2022 में। अब ये फर्स्ट इंडियन ओरिजिन प्राइम मिनिस्टर आए हैं यूके के अंदर, जिनका नाम है ऋषि सुनक। और ऋषि सुनक जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं 2015 से, और वो कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते हैं, रिचमंड कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते हैं। रिचमंड जो है वो यॉर्कशायर का एरिया है। और इसमें आप एक नाम और याद रखोगे, सुएला ब्रेवरमैन का, जिनको रीअपॉइंट किया गया है होम सेक्रेटरी के पद पे। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। उस पर्सनैलिटी का नाम बताना है जिसको टेम्परेरी तौर पे चेयरपर्सन लगाया गया है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का 3 महीने के लिए। सिंपल क्वेश्चन है, स्लाइड से याद रख सकते हैं, और ये लगाया गया है संगीता वर्मा को। तो आंसर क्या होगा, 4 होगा। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की तरफ से डॉक्टर संगीता वर्मा जो कि मेंबर हैं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की, उनको टेम्परेरी तौर पे 26 अक्टूबर से 3 महीने के लिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का चेयरमैन लगाया गया है। और संगीता वर्मा की जो अपॉइंटमेंट है वो इसलिए टेम्परेरी तौर पे की गई है क्योंकि अशोक कुमार गुप्ता जी रिटायर हो गए हैं। अशोक कुमार गुप्ता जी जो कि एक IAS ऑफिसर थे, वो 25 अक्टूबर को रिटायर हो गए, उनका टाइम पीरियड पूरा हो गया, तो इसीलिए जो है वो इनको 3 महीने के लिए अभी टेम्परेरी चार्ज दिया गया है। और अशोक कुमार गुप्ता जी 2018 से इस पद के ऊपर तैनात थे। अतुल कुमार गोयल जी जो कि इलेक्ट किए गए हैं चेयरमैन ऑफ द इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन 2022-23 के लिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अतुल कुमार गोयल जी इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के चेयरमैन बने हैं 2022-23 के लिए। अतुल कुमार गोयल जी जो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं कौन से बैंक के,
तो याद रखना है ये है हमारे पास पंजाब नेशनल बैंक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर होगा सेकंड। तो मैनेजिंग कमेटी जो इंडियन बैंक एसोसिएशन है उन्होंने री इलेक्ट कर लिया अतुल कुमार गोयल जी को, जो कि एमडी और सीईओ हैं पंजाब नेशनल बैंक के, कि अब 2022-23 के लिए भी जो हैं वो हमारे पास एज ए चेयरमैन रहोगे। और अतुल कुमार गोयल जी जो प्रीवियसली इसके अंदर इलेक्ट हो चुके हैं एज ए चेयरमैन, वो 2021 में भी अक्टूबर में इलेक्ट हुए थे, तो अब दोबारा से 1 साल के लिए इनको और इलेक्ट कर लिया गया है। Name the personality from India who has been elected as the chairperson of the Air Transport Committee of the International Civil Aviation Organization after 28 years। सिंपल कर देते हैं इस क्वेश्चन को। उस पर्सनैलिटी का नाम बताना है इंडिया से जिसको चेयरमैन बनाया गया है एयर ट्रांसपोर्ट कमेटी का, जो कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की एक कमेटी, और 28 साल बाद ऐसा हुआ है कि किसी इंडियन को वहां पे चेयरमैन जो है वो लगाया गया है, और यह है डॉक्टर शेफाली जुनेजा। तो आंसर क्या होगा इसका? 3 होगा। जो चेयरपर्सन चुनी गई है एयर ट्रांसपोर्ट कमेटी की, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की, जो कि एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, और ये पहली इंडियन बनी है ऐसी जो इस पोजीशन पे आई हैं 28 साल के बाद। ये आप याद रखोगे। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन से पॉइंट इसमें से करेक्ट है? अगर हम वर्ल्ड सस्टेनेबिलिटी डे को ध्यान से देखें तो एक बार पढ़ लेते हैं, फिर देख लेते हैं कौन कौन सी बात इसमें सही है। वर्ल्ड सस्टेनेबिलिटी डे जो है वो हर साल मनाया जाता है चौथे बुधवार को अक्टूबर के महीने में। तो मतलब जो लास्ट वाला सप्ताह होगा उसमें जो बुधवार आता है, तो 4th वेडनेसडे ऑफ द अक्टूबर, उस दिन वर्ल्ड सस्टेनेबिलिटी डे मनाया जाता है। बिल्कुल सही है, और उसका मेन मकसद यही है कि हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकें, लोगों में ये बात पहुंचा सकें कि किस तरह से इन्वायरमेंट को हमने प्रोटेक्ट करके रखना है और उसके लिए क्या क्या एक्शंस जो हैं वो हमें लेने होंगे। तो वर्ल्ड सस्टेनेबिलिटी डे जो है वो इस साल, इसका मतलब 26 अक्टूबर को आया, क्योंकि 26 अक्टूबर चौथा बुधवार था अक्टूबर के महीने में। तो ये भी बात जो है वो बिल्कुल सही है। तो वर्ल्ड सस्टेनेबिलिटी डे के दिन जो है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT दिल्ली ने एक कैंपेन लॉन्च किया जिसका नाम था पंच द प्लास्टिक कैंपेन। मतलब हमने प्लास्टिक को खत्म करना है, तो इसके लिए ये कैंपेन IIT दिल्ली ने चलाई। ये गलत है बिल्कुल, ये IIT मद्रास की तरफ से चलाया गया है, ना कि IIT दिल्ली की तरफ से। तो ये बात यहाँ पे गलत हो जाती है, तो सी ऑप्शन गलत है। तो करेक्ट पूछा है तो आंसर क्या होगा? ओनली A एंड B। तो सेकंड इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। उस स्टेट और यूनियन टेरिटरी का नाम बताना है जिसने एक टाइम पे सेटलमेंट करने के बारे में, प्रॉपर्टी के जो टैक्स हैं वो एक बार सेटलमेंट करने के लिए एक स्कीम चलाई जिसका नाम है समृद्धि 2022-23। समृद्धि 2022-23। तो ये एक पीपल फ्रेंडली इनिशिएटिव है जो कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली की तरफ से स्टार्ट किया गया है। तो आंसर क्या होगा इसका? 3। और इसको लॉन्च किया स्पेशली विनय कुमार सक्सेना की तरफ से। विनय कुमार सक्सेना लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं दिल्ली के, और एक टाइम पे प्रॉपर्टी के जो टैक्स हैं वो आप सेटलमेंट कर सकते हो। जो भी रेजिडेंट्स हैं, जो भी कमर्शियल प्रॉपर्टी ऑनर्स हैं, जिनके बहुत लंबे समय से कोई डिस्प्यूट चल रहे हैं, कोई टैक्स खड़े हुए हैं, कोई भी प्रॉब्लम है, हरासमेंट हो रही है, तो वो एक टाइम में सारी की सारी सेटलमेंट की जा सकती है। तो इससे रेवेन्यू भी बढ़ेगा म्यूनसिपैलिटी का, और इससे जो है वो साथ ही साथ दिल्ली गवर्नमेंट जो है वो आने वाले म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शन में अपना एक कदम जो है वो आगे बढ़ा सकती है। और स्कीम स्पेशली स्टार्ट की गई है 26 अक्टूबर को, और ये स्कीम चलेगी अभी 31 मार्च 2023 तक, और इसमें और कोई एक्सटेंशन जो है वो नहीं दी जाएगी। और इसमें 2 तरह की ऑप्शंस हैं, एक तो 1+5 की, एक 1+6 की। 1+5 जो है वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज के लिए है, और 1+6 जो है वो नॉन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज के लिए। तो 1 टाइम सेटलमेंट स्कीम फॉर द प्रॉपर्टी टैक्स समृद्धि कौन सी सरकार ने लॉन्च की है? दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्च की गई है। कौन सी कंट्री ने जो है वो वर्ल्ड का फर्स्ट इनहेलेबल वैक्सीन जो है वो कोविड-19 का ढूंढा है? मतलब उसके ऊपर रिसर्च की, उन्होंने उसको खोजा, और ये फर्स्ट इनहेलेबल वैक्सीन जो है वो कौन सी है? ये चाइना की तरफ से जो है किया गया है। इनहेलेबल मतलब आप सांस से ही उसको खींच सकते हो। तो अथॉरिटी ऑफ शंघाई, चाइना ने ये इनहेलेबल वैक्सीन जो है वो बनाई है कोविड-19 के अगेंस्ट, और ये वर्ल्ड की ऐसी पहली वैक्सीन होगी कोविड-19 की जो कि खींचने से, मतलब ऑरली जो है वो आप उसको ले सकते हो। और वैक्सीन जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो दी जा रही है एज ए बूस्टर डोज, जिन्होंने पहली कोविड की वैक्सीन जो है वो लगाई हुई है चाइना के अंदर। और आप कह सकते हो एक मिस्ट है, ये एक हल्की सी आप कह सकते हो कि भाप की तरह है, जो कि मुंह से जो है वो आप अंदर की तरफ खींच सकते हो, और स्लोली आप इसको इनहेल कर सकते हो, और फिर आपने अपनी सांस को 5 सेकंड तक रोकना है।
और पूरा प्रोसीजर जो है वो 20 सेकंड में ख़त्म हो जाएगा, जिसके बाद आपको जो है वो बूस्टर डोज के तौर पे जो है वो इसको लेना है और उसके बाद जो है वो आपको अच्छा फील होगा और आप कोविड से बच सकते हैं। ये चाइना की जो कंपनी है जिसने इसको डेवलप किया है, चाइनीज बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी जिसका नाम है कैनसिनो बायोलॉजिक्स, उसका कहना है कि इससे आप जो है वो कोविड से बच सकते हैं। नेक्स्ट है निहोंशु फ्रॉम डैश हैज फाइल्ड एन एप्लीकेशन सीकिंग ए जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग इन अक्टूबर 2022। तो जो निहोंशु है वो कहाँ का जो प्रोडक्ट है जिसने एप्लीकेशन लगाई है जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग के लिए, इंपॉर्टेंट है। ये प्रोडक्ट जो है वो दोस्तों जापान का है, तो आंसर क्या होगा, एक होगा। और ये जोग्राफिकल इंडिकेशन अप्लाई किसने किया है, एम्बेसी ऑफ जापान ने। एम्बेसी ऑफ जापान जो नई दिल्ली में है उसने एक एप्लीकेशन फाइल की कि हमारा एक बेवरेज है, हमारा एक पीने योग्य पदार्थ है जो कि एक एल्कोहलिक बेवरेज है, एल्कोहल से बना हुआ पदार्थ है, पीने योग्य है, तो उसको एक जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो है वो दिया जाए। अभी एप्लीकेशन लगाई है, तो पहली बार हुआ है कि कोई प्रोडक्ट जापान का जो है वो जोग्राफिकल इंडिकेशन लिस्ट के अंदर शायद शामिल कर लिया जाए, लेकिन अभी फिलहाल इसकी एप्लीकेशन ही जो है वो दी गई है। अपूर्वा श्रीवास्तव को पॉइंट किया गया है कि वो इंडियन एम्बेसडर के तौर पे स्लोवाक रिपब्लिक में काम करें, और स्लोवेकिया की कैपिटल क्या है। देखो इसमें दो क्वेश्चन बन गए, अपूर्वा श्रीवास्तव का नाम आपको पता लग गया और साथ में स्लोवेकिया की जो कैपिटल है वो कौन सी है, वो है ब्रेटिस्लावा। तो आंसर क्या होगा इसका, सेकंड होगा। ब्रेटिस्लावा कैपिटल है और यूरो जो है वो यहाँ की करेंसी है। और इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर अपूर्वा श्रीवास्तव को पॉइंट किया कि वो इंडिया के एम्बेसडर के तौर पे स्लोवाक रिपब्लिक में काम करें। और अपूर्वा श्रीवास्तव 2001 बैच की इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर हैं और कई काउंसिल या जर्नल में वो काम कर चुके हैं, कई काउंसिलेट में काम कर चुके हैं। इससे पहले वो टोरंटो में काम कर रही थी। और आप ये भी कह सकते हो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में कई पोजीशन पे काम कर चुकी हैं, जैसे कि वो काठमांडू में भी पोस्ट की जा चुकी हैं, पेरिस में भी पोस्ट की जा चुकी हैं। तो इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर हैं अपूर्वा श्रीवास्तव। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अक्टूबर 2022 में लक्षद्वीप की कौन सी बीच को ब्लू फ्लैग टैग से सम्मानित किया गया, मतलब ये टैग जो है वो उनको दिया गया है। और दो बीचेस हैं जिनको ये टैग दिया गया, एक तो कदमत बीच है, एक हमारे पास मिनिकॉय थुंडी बीच है। दोनों की दोनों जो है वो कहाँ पे हैं, लक्षद्वीप में। तो आंसर क्या होगा, 1 और 2। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिनिकॉय थुंडी बीच और कदमत बीच दोनों लक्षद्वीप की बीचेस, उनको जो है वो एक बहुत ही फेमस ब्लू फ्लैग टैग जो है वो दिया गया है। और ब्लू फ्लैग टैग को हासिल करने के लिए 33 अलग अलग मापदंडों पे उतरना पड़ता है। और 33 मापदंडों पे उतरने के बाद एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम FEE के नाम से जानते हैं, फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन, जो कि डेनमार्क की एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये फिर ब्लू फ्लैग टैग जो है वो प्रदान करती है। मतलब इन्वायरमेंटली वो बीच बहुत ही सेफ है, इन्वायरमेंट के पद पे हमने उसको बहुत ही अच्छा बना दिया है। अब इंडिया में टोटल कितनी ब्लू फ्लैग टैग बीचेस हो चुकी हैं, पहले 10 थी, तो इनको इंक्लूड करने के बाद टोटल कितनी हो चुकी हैं, 12। और ये इंफॉर्मेशन स्पेशली यूनियन मिनिस्टर जो हैं हमारे भूपेंद्र सिंह यादव जी, उन्होंने ये दी है, जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अक्टूबर 2022 में इंडिया का पहला सोलर पावर्ड विलेज, इंडिया का पहला सोलर पावर्ड विलेज जो है वो कौन सा है, मोदेरा विलेज है, जो कि नेट जीरो एनर्जी कम्युनिटी के ऊपर आ चुका है। मतलब कोई भी कार्बन एनर्जी जो है वो यहाँ पे नहीं है जिसमें इन्वायरमेंट को नुकसान हो रहा है या कार्बन इन्वायरमेंट में छोड़ा जा रहा है। मोधेरा विलेज जो है वो कौन सी स्टेट का हिस्सा है, मोधेरा विलेज जो है वो गुजरात का हिस्सा है। दोस्तों आंसर क्या होगा, 4। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और मोधेरा विलेज जो है वो मेहसाना डिस्ट्रिक्ट में आता है, मेहसाना डिस्ट्रिक्ट में आता है। और ये गुजरात में ऐसा पहला गांव, इवन इंडिया का ऐसा पहला गांव है जो सोलर पावर से चलेगा। और इसके लिए एक प्रोजेक्ट चलाया गया था, प्रोजेक्ट सूर्याग्राम, प्रोजेक्ट सूर्याग्राम मतलब सन विलेज। और इस प्रोजेक्ट के तहत 1 किलोवाट के जो सोलर पैनल्स जो हैं वो लगाए गए हैं हर घर के ऊपर, और ये 2 फेजेस में इस मोदेरा गांव को कवर किया गया है। तो 24/7 सोलर जो है वो यहाँ पे एनर्जी जो है वो अवेलेबल है। तो पूरा गांव सोलर एनर्जी से चलता है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। With which country the Indian Navy has recently conducted the second edition of Tri-Service Exercise HADR exercise, जिसका नाम है टाइगर ट्रायम्फ 2022। ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में हुई है, लेकिन कौन सी कंट्री के साथ ये एक्सरसाइज की गई है, तो आपने याद रखना है दूसरा एडिशन था ये HADR एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ का। और ये HADR का मतलब है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज। दूसरा एडिशन ये हुआ है US नेवी के साथ। तो आंसर क्या होगा इसका, यूनाइटेड स्टेट्स।
याद रखना है ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज है, इसमें इंडियन नेवी पार्टिसिपेट करती है और यूएस नेवी एक्सरसाइज जो है वो साथ में पार्टिसिपेट करती है। और ये दोनों कंट्रीज के बीच में ये टाइगर ट्रायम्फ 2022 दूसरा एडिशन है। इवन जो पहला एडिशन था वो भी कहाँ पे हुआ था, विशाखापट्टनम में। अब दूसरा एडिशन भी जो है वो कहाँ पे हो रहा है, विशाखापट्टनम में। और पहला एडिशन 2019 में हुआ था, अब दूसरा एडिशन 2022 में किया जा रहा है। अगला आते हैं, अक्टूबर 2022 में डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से एक एरोड्रोम लाइसेंस दिया गया है मोपा एयरपोर्ट को। इससे पहले हमने देखा कि एक जयपुर एयरपोर्ट था उड़ीसा के अंदर, उसको भी एरोड्रोम लाइसेंस मिला था, लेकिन उसको उड़ान स्कीम के तहत दिया गया था। लेकिन यहाँ पे ये एरोड्रोम लाइसेंस दिया गया है, ये उड़ान स्कीम के तहत नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये एरोड्रोम लाइसेंस मिला है मोपा एयरपोर्ट को। ये गोवा में स्थित है, तो आंसर क्या होगा, 4 होगा। और आपने याद रखना है इसमें अब जो है वो फ्लाइट्स जो है वो स्टार्ट हो सकती हैं। और गोवा ऐसी पहली सिटी इंडियन स्टेट बन चुकी है जिसमें 2 एयरपोर्ट जो हैं वो रिसेंटली कमर्शियल फ्लाइट स्टार्ट करेंगे। याद रखना है मोपा एयरपोर्ट गोवा में स्थित है। As per the report published by OAG Aviation Worldwide Limited in अक्टूबर 2022, दिल्ली एयरपोर्ट जो है इंडिया का, वो उसका नाम आया है वर्ल्ड के डैश बिजिएस्ट ग्लोबल एयरपोर्ट बाय सीट्स। तो सीट्स के अकॉर्डिंग सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट में जो हमारा इंडिया का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, दिल्ली एयरपोर्ट है, उसका स्थान कौन सा है, 10th नंबर पे सबसे बिजिएस्ट ग्लोबल एयरपोर्ट है अगर सीट्स के बेसिस पे देखें। और अगर हम वैसे देखें पूरे वर्ल्ड में तो अटलांटा हार्ट्सफील्ड जैक्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो टॉप स्थान हासिल करता है इस लिस्ट के अंदर। और ये कहाँ का एयरपोर्ट है, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का है। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, पहला होगा 10th यूएसए, तो फर्स्ट आंसर होगा। तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आईजीआई एयरपोर्ट या न्यू दिल्ली एयरपोर्ट आप कह सकते हो, ये वर्ल्ड का 10th बिजिएस्ट एयरपोर्ट है सीट्स के हिसाब से। तो अक्टूबर 2022 में लिस्ट जारी की गई जिसमें अटलांटा हार्ट्सफील्ड जैक्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट अटलांटा का यूएसए का, ये वर्ल्ड का बिजिएस्ट एयरपोर्ट जो है वो आया है। और दूसरे नंबर पे इसमें दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट आया है और तीसरे नंबर पे जो है वो टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट आया है। इसको आप याद रख सकते हो। अगर ओवरऑल देखते हैं तो आप कह सकते हो कि दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो बिजिएस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ओवरऑल, सीट्स के बेसिस पे नहीं, वैसे जो है वो दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो सबसे ऊपर है। और अलग अलग रिपोर्ट्स को अगर देखें, अगर रूट को ध्यान से देखें, क्योंकि रूट भी एक कैटेगरी है, तो मुंबई से लेके दिल्ली का जो रूट है वो भी एक टॉप 10 बिजिएस्ट रूट्स में आता है। 9th रैंक है मुंबई से दिल्ली का जो रूट है, वो डोमेस्टिक कैटेगरी में सबसे बिजिएस्ट रूट्स में से एक है। और अगर इंटरनेशनल देखें तो मुंबई से दुबई का रूट जो है ग्लोबल टॉप बिजिएस्ट रूट्स में आता है, इसका रैंक भी जो है वो 9th है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। उस बैंक का नाम बताना है जिसने 6 डिजिटल ट्रांसफॉर्मेटिव इनिशिएटिव स्टार्ट किए हैं अंडर प्रोजेक्ट वेव, वर्ल्ड ऑफ एडवांस्ड वर्चुअल एक्सपीरियंस। वेव का मतलब है वर्ल्ड ऑफ एडवांस्ड वर्चुअल एक्सपीरियंस, और ये स्टार्ट किया है इंडियन बैंक ने। तो आंसर क्या होगा इसका, 3 होगा। तो एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इंडियन बैंक 6 डिजिटल ट्रांसफॉर्मेटिव इनिशिएटिव स्टार्ट करता है। और इसका मतलब है कि वो ऐसे प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहा है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस किया जा सके। और इंडियन बैंक ने साथ ही साथ यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस के साथ भी टाई अप किया है, ताकि दोनों मिलके 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स के लिए जो है वो इंश्योरेंस दे सकें, हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो प्रोवाइड कर सकें अपनी मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन के थ्रू। और इंडियन बैंक की एप्लीकेशन है इंड ओएसिस। इस मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन के थ्रू आप जाके वहाँ से लोन ले सकते हैं बैंक के थ्रू, लेकिन वहाँ से आप इंश्योरेंस भी बाय कर सकते हैं यूनिवर्सल सोम्पो का। तो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म, क्योंकि बैंक्स जो हैं वो इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप करते हैं ताकि इंश्योरेंस जो है वो बैंक के थ्रू जो है वो बेचे जा सकें। अक्टूबर 2022 में इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक नया ऑप्शन लॉन्च किया है बीमा सुगम का। और ये एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस होगा जिसमें जितने भी इंश्योरेंस की आपकी ज़रूरत है वो पूरी हो जाएंगी। और ये कौन से दिन से स्टार्ट हो जाएगा, ये स्टार्ट हो जाएगा 1 जनवरी 2023 से। तो आंसर क्या होगा इसका, 1। तो IRDAI ने फैसला ले लिया है कि बीमा सुगम ऑनलाइन मार्केट प्लेस जो है वो लॉन्च किया जाएगा। मतलब एक तरह से ये पोर्टल होगा जिसमें सब तरह के इंश्योरेंस जो है वो सारी कंपनीज के इंश्योरेंस आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगे। तो ये 1 जनवरी 2023 से स्टार्ट होगा। तो बीमा सुगम के अंदर लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल का 30% हिस्सा है, जनरल इंश्योरेंस काउंसिल का 30% है, जितने भी ऑनलाइन पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनका 35% हिस्सा है, और ब्रोकर एसोसिएशन का 5% हिस्सा है। तो ये हमारे पास 100% हिस्सेदारी सामने है।
तो IRDA ने मोर फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि जनरल इंश्योरेंस कंपनीज को कि वो अपने प्रोडक्ट्स जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं, उसी तरह से प्राइस रख सकते हैं अलग अलग सेगमेंट के अंदर, और यहाँ पे आप जो है वो लॉन्च कर सकते हैं। आपको अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है, आप इस बीमा सुगम पोर्टल पे आप उसको डायरेक्ट लॉन्च कर सकते हैं। पहले क्या था कि जो 5 करोड़ से कम वाले प्रोडक्ट होते थे उसको आप विदाउट अप्रूवल लॉन्च कर सकते थे, लेकिन 5 करोड़ से ऊपर वाले के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती थी। लेकिन अब IRDA ने इसको रिलैक्स कर दिया है कि अब हर तरह के इंश्योरेंस प्रोडक्ट आप विदाउट अप्रूवल जो है वो क्या कर सकते हो, लॉन्च कर सकते हैं। नेम दी पेमेंट बैंक, उस पेमेंट बैंक का नाम बताना है जिसने ग्रुप एक्सीडेंट इंश्योरेंस प्लान जो है वो लॉन्च किया 10 लाख कवरेज तक का ग्रुप एक्सीडेंट इंश्योरेंस प्लान, और ये किया है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने। तो आंसर क्या होगा इसका? 3 होगा। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर आता है, उसने इस एक्सीडेंटल डेथ कवरेज 10 लाख रुपए तक का प्लान लॉन्च किया है। और ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने किसके साथ मिलकर किया है? एक तो टाटा AIG के साथ और एक बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस के साथ। और इसमें प्रीमियम जो होगा वो 399 या 396 रुपीज़ जो है वो आपको देने होंगे एनुअली, उसके बेस पे आपका ये कवर होगा। तो हर बंदे के लिए ये अवेलेबल है जो 18 से 65 के बीच में है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। एज पर दी रिसेंट डाटा ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का जो रिसेंट डाटा है, रशिया हैज़ बिकम इंडियाज डैश लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि लास्ट ईयर 2021 में रशिया जो है वो इंडिया का 25th नंबर पे ट्रेडिंग पार्टनर था, लेकिन अब ये 7th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है। जबकि कौन सी कंट्री टॉप पे है जो इंडिया के बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है? और ये है हमारे पास USA। सबसे ज़्यादा ट्रेड जो है वो USA के साथ है। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। और आपको शायद हैरानी होगी, पहला नंबर जो है वो USA का है, दूसरा नंबर जो है वो इसमें किसका है? दूसरा नंबर जो है वो चाइना का है दोस्तों। इसमें किसका है? चाइना का। और तीसरा नंबर है इसमें हमारे पास UAE का, और चौथा है सऊदी अरेबिया का, पांचवा है इराक का, और छठा है इंडोनेशिया का। लेकिन पहले 2 USA और चाइना इज द बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर फॉर इंडिया। और पहले 5 महीने में अगर देखोगे, अप्रैल से लेकर अगस्त तक का भी हमारे पास डाटा है, तो उसमें दोनों कंट्रीज के बीच में, इंडिया और रशिया में, जो टोटल बायलैटरल ट्रेड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ऑलमोस्ट 18,000 बिलियन डॉलर का ये जो ट्रेड है वो आपस में हुआ है। द डैश इन्फेंट्री डे जो है वो 27 अक्टूबर 2022 को मनाया गया इंडियन आर्मी की तरफ से। तो इन्फेंट्री डे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 27 अक्टूबर को मनाया गया, ये याद रखना है पहले तो 27 अक्टूबर को। और इस बार जो है वो हमने 76th इन्फेंट्री डे जो है वो मनाया है। और ये आप कह सकते हो कि एनिवर्सरी है फर्स्ट मिलिट्री इवेंट की जो इंडिपेंडेंट इंडिया में हुई थी, जो कि कश्मीर वैली में हुई थी पाकिस्तानी इन्वेडर्स के खिलाफ, जो कि 27 अक्टूबर 1947 को हुई थी। तो इसलिए 76th इन्फेंट्री डे हम मना रहे हैं। और इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स जो है वो 27 अक्टूबर को शौर्य दिवस के नाम से भी मनाते हैं इसको, क्योंकि इस दिन जो है वो गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन आती है कश्मीर एयरबेस की, जो कि इंडियन एयरबेस में शामिल किया गया था। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी स्टेट रिसेंटली एक सफल नाम का एक पोर्टल लॉन्च करती है किसानों के लिए? सफल का मतलब है सिंप्लीफाइड एप्लीकेशन फॉर एग्रीकल्चरल लोन, मतलब इस पोर्टल पे जाके किसानों को लोन मिल सकता है। और ये चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी ने लॉन्च किया है, जो कि चीफ मिनिस्टर हैं कौन सी स्टेट के? ओडिशा के। तो इंडिया का फर्स्ट ऑनलाइन एग्रीकल्चरल क्रेडिट फैसिलिटेशन पोर्टल है जिसमें किसानों को लोन दिया जाएगा। तो इसमें 300 एग्रीकल्चरल और अलाइड सेक्टर लोन्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, और इसमें 40 बैंक्स हैं जो अलग अलग तरह के लोन जो है वो किसानों को या जितने भी जो एग्रीकल्चर बेस्ड बिजनेसमैन हैं उनको लोन जो है वो यहाँ पे दिया जा सकता है। इंडियाज ग्रेको रोमन रेसलर जिनका नाम है साजन बनावला जी, वो ऐसे पहले इंडियन बन चुके हैं जो कि ब्रॉन्ज मेडल जीतते हैं 77 kg कैटेगरी के अंदर अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में अक्टूबर 2022 में। और ये जो अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप है 2022 की, ये कौन सा एडिशन था अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप का, जो कि कहाँ पे हुई है? पोंतेवेद्रा स्पेन के अंदर। तो सबसे पहले देखो इस क्वेश्चन को सिंपल करना है हमने कि ये जो अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप है ये स्पेन में हुई है, और ये कौन सा एडिशन है? ये 5th एडिशन है। तो क्वेश्चन तो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है कि 5th एडिशन है, लेकिन इसमें एक नाम आ चुका है इंडिया के ग्रेको रोमन रेसलर जिनका नाम है साजन बनावला।
ये पहले इंडियन बन चुके हैं जो कि ब्रॉन्ज मेडल जीतते हैं 77 केजी कैटेगरी के अंदर। इन्होंने यूक्रेन के एक जो रेसलर हैं उनको हराया था और ये ब्रॉन्ज मेडल जो है वो उन्होंने जीता है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, साजन बनावला। कौन सी कंट्री है जो 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस को होस्ट करेगी फरवरी 2023 में? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना है। 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस जो कि फरवरी 2023 में होस्ट की जाएगी, ये कंट्री हमारे पास है फिजी। तो आंसर क्या होगा इसका? एक होगा। और ये 15 से लेकर 17 फरवरी के बीच में होस्ट की जाएगी 2023 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को याद रखें। अक्टूबर 2022 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एक तराई एलिफेंट रिजर्व का स्टेटस जो है वो दे दिया है। ये 33rd एलिफेंट रिजर्व है इंडिया का। कौन सी स्टेट में स्थित है? याद रखना है, तराई एलिफेंट रिजर्व 33rd एलिफेंट रिजर्व है और उत्तर प्रदेश का ये दूसरा एलिफेंट रिजर्व है। और ये प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत जो है वो इसको लगाया गया है। और ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आता है? खेड़ी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। याद रखना है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? लखीमपुर खेड़ी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और ये तराई एलिफेंट रिजर्व जो है वो सेकंड एलिफेंट रिजर्व है उत्तर प्रदेश का और इंडिया का 33rd एलिफेंट रिजर्व है। और इसका ओवरऑल एरिया जो है वो लगभग 3050 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि दुधवा टाइगर रिजर्व से थोड़ा सा हिस्सा है और थोड़ा सा पीलीभीत टाइगर रिजर्व से हिस्सा लिया गया है। और नेपाल इंडिया बॉर्डर पे ये स्थित है, लखीमपुर खेड़ी एरिया में आता है। As per the third advance estimate of the area and production of the various horticulture crops of 2021-22 जो कि रिलीज किया गया मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर का, तो कितना टन जो है वो क्रॉप्स का एस्टिमेट है हॉर्टिकल्चर क्रॉप का, और एरिया टोटल हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का है 28.08 मिलियन हेक्टेयर। तो इसमें इतने एरिया में से कितनी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स जो है वो हमारे पास होंगी? ये होंगी लगभग 342 मिलियन टन जो है वो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स होंगी। ये एक एस्टीमेट है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर का। तो इस क्वेश्चन को सिर्फ स्लाइड से देखें, एक डाटा जो है वो आपके दिमाग में इतना होना चाहिए। और ये थर्ड एडवांस एस्टीमेट रिपोर्ट है कि इतना हमारे पास जो है वो फाइनल आ जाएगा। तो अगर पिछले सालों की तुलना में देखें, 2020-21 का अगर हम फाइनल देखें तो उसके अकॉर्डिंग ये लगभग 2.3% इंक्रीज है। मतलब अगर हम टोटल इंक्रीज देखें तो 7.73 मिलियन टन जो है वो टोटल इंक्रीज है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेम द कंपनी जो कि रिसेंटली ऐसी पहली इंटरसिटी लॉजिस्टिक प्रोवाइडर बनेगी जो कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स नेटवर्क को ज्वाइन करेगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस कंपनी का नाम है शिप रॉकेट इंटरनेशनल। तो आंसर क्या होगा इसका? दूसरा। तो शिप रॉकेट इंटरनेशनल जो कि ONDC नेटवर्क को ज्वाइन करेगी और पहली इंटरसिटी लॉजिस्टिक कंपनी बन जाएगी जो अलग अलग सेलर्स हैं उनके प्रोडक्ट को एक शहर से दूसरे शहर में पहुंचाएगी। और ये फर्स्ट सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन जो शिप रॉकेट की होती है वो 22 अक्टूबर को होती है, लेकिन अब ये कई सेलर्स इनके साथ जुड़ेंगे और अपने प्रोडक्ट्स को एक शहर से दूसरे शहर में बेचेंगे। इंडियन नेवी जो है वो कौन सा एडिशन सिंगापुर के साथ कंडक्ट करती है? बाइलेटरल एक्सरसाइज है, मैरीटाइम एक्सरसाइज, जिसका नाम है सिम्बेक्स, जो कि विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में हुई 26 से लेकर 30 तक। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो अपने सिम्बेक्स याद रखना है, सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बाइलेटरल एक्सरसाइज, और ये एक्सरसाइज इंडिया और सिंगापुर के बीच में होती है। और ये कौन से नंबर का एडिशन है? 29 नंबर का एडिशन है। और ये कहाँ पे हुई है? विशाखापट्टनम में 26 से लेकर 30 अक्टूबर के बीच में इस एक्सरसाइज को किया गया। इसमें 2 शिप्स जो हैं वो सिंगापुर की इंडिया पहुंचती हैं विशाखापट्टनम पोर्ट पे। इसमें 2 फेजेस होते हैं, एक तो हार्बर फेज हो गया, एक मतलब बंदरगाह के आसपास ये एक्सरसाइज की जाती है। एक सी फेज हो गया, समुद्र के बीच में ये एक्सरसाइज किया था। ये बे ऑफ बंगाल में हुई, ये विशाखापट्टनम में हुई। और सिम्बेक्स एक्सरसाइज 1994 में स्टार्ट की गई थी, लेकिन किस नाम से स्टार्ट की गई थी? लॉयन किंग के नाम से इसको स्टार्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन आते हैं हमारे पास। अगला है कौन से पॉइंट्स इसमें से करेक्ट हैं? अगर हम रिसेंटली स्टेप देखें जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अक्टूबर 2022 में लिए हैं, तो एक बार पढ़ लेते हैं। तो RBI ने 3 साल का बैन जो है वो हटा दिया है थोटुकोडी तमिलनाडु बेस्ड तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के ऊपर, जो कि अपनी नई ब्रांचेस नहीं खोल सकते थे पहले, लेकिन अब वो अपनी नई ब्रांचेस खोल सकते हैं 21 अक्टूबर 2022 के बाद। तो ये बैन लगाया गया था स्पेशली इनके ऊपर, क्योंकि ये मॉनिटरी फ्रेमवर्क के अंदर आते थे और इसलिए इनके ऊपर ये बैन लगा हुआ था। लेकिन अब ये 21 अक्टूबर 2022 के बाद अपनी ब्रांचेस खोल सकते हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी कंपनीज को लिस्ट कर दिया है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में सितंबर में। तो इसलिए ये बात तो सही है।
आरबीआई ने थिरुसुर बेस्ड जो धनलक्ष्मी बैंक है उसको और टाइट कर दिया है, मतलब उसके ऊपर और रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं वो, क्योंकि उन्होंने अपनी कैपिटल रेजिंग के अंदर डिले कर दिया है। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि बेसल 3 नॉर्म्स के अंदर अगर देखें धनलक्ष्मी बैंक जो है उसको अपना रिस्क वेटेड एसेट रेशियो जो है वो 9% रखना है, जो कि उसमें कामयाब नहीं है, तो इसलिए इनके ऊपर जो है वो रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे। तो ये भी बात जो है वो बिल्कुल सही है। और आरबीआई ने स्पेशली एक आर्टिकल लिखा है एस्टिमेशन ऑफ द ग्रीन जीडीपी, और स्पेशली कहा है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को, तो इसके लिए कि कंसर्न डेडिकेटेड विंग बना दो आप ग्रीन जीडीपी के लिए, ताकि इसके ऊपर निगाह रखी जा सके। तो तीनों के तीनों पॉइंट सही हैं, तो आंसर क्या होगा इसका? ऑल ए बी सी। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अक्टूबर 2022 में इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कितने मेंबर की एक कमेटी बनाई है? कौन सी चेयरमैनशिप के अंदर? थॉमस एम देवसिया के अंदर, ताकि रूरल इंश्योरेंस कवर हो सके, मतलब जो रूरल लोग हैं वो भी इंश्योरेंस सेक्टर के साथ जुड़ सकें, उनको भी हम हर तरह की इंश्योरेंस सुविधाएं दे सकें। और ये 24 मेंबर की एक कमेटी है जिसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? थॉमस एम देवसिया, जो कि एक इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मेंबर ही हैं। और रूरल पॉपुलेशन तक सही कीमत में अफोर्डेबल जो है वो इंश्योरेंस मिल सके, जिसमें उनकी सारी ज़रूरतें जो हैं वो कवर हो सकें। तो कमेटी स्पेशली रिकमेंड करेगी अपने पॉइंट्स को, जिसमें वो बीमा वाहक योजना को आगे लेके जाएंगे, बीमा विस्तार को, बीमा सुगम को। तो ये खास करके इन तीनों योजनाओं को आगे लेके जाएंगे, जो कि तीनों के तीनों एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू जो बीमा पहुंचाना होता है लोगों तक। अक्टूबर 2022 में डैश वन दी नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड 2021-22 अंडर द मोस्ट पॉपुलर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ इंडिया फूड स्टफ कैटेगरी के अंदर। तो नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड 2021-22 के अंदर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, मोस्ट पॉपुलर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो इंडिया का फूड स्टफ कैटेगरी में, उसका इनाम हासिल किया है हैदराबादी हलीम ने। तो आंसर क्या होगा इसका? 3 होगा। और इन्होंने फूड स्टफ कैटेगरी के अंदर इसको जीता है। कई कैटेगरीज हैं, जैसे एग्रीकल्चर कैटेगरी है, उसके अंदर कंदमल हल्दी ने ये जीता है। कंदमल हल्दी जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग है वो उड़ीसा का है। हैंडीक्राफ्ट अगर कैटेगरी के अंदर देखोगे तो तंजौर आर्ट प्लेट है, जो कि तमिलनाडु का एक ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग है। ऐसी मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी के अंदर अगर आप देखोगे तो वो आएगा मैसूर संदल सोप। मैसूर संदल सोप जो है वो कर्नाटका का ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग है। और एक हमारे पास आएगा नेचुरल कैटेगरी। नेचुरल कैटेगरी में आएगा चुनार बलुआ पत्थर। चुनार बलुआ पत्थर जो है वो यूपी का ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग है। तो अलग अलग कैटेगरी, फूड स्टफ कैटेगरी के अंदर हैदराबादी हलीम है। थीम क्या है यूनाइटेड नेशन का ग्लोबल मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी वीक का, जो कि 24 से लेकर 31 अक्टूबर के बीच में मनाया गया? तो इसका थीम है नर्चरिंग ट्रस्ट ए मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी इम्पेरेटिव। तो आंसर क्या होगा इसका? 4। स्लाइड से ही क्वेश्चन को याद रखें। इसका मेन मकसद यही है कि मीडिया की इंपॉर्टेंस के बारे में हाईलाइट किया जा सके, लोगों को बताया जा सके, और उससे जो इंफॉर्मेशन मिल रही है उसके बारे में लोगों को जानकारी दी जा सके। और इस बार इसको होस्ट किया था, क्योंकि हर साल एक कंट्री इसके लिए डेडिकेट की जाती है। इस बार नाइजीरिया ने इसको होस्ट किया है। उस स्टेट और यूटी का नाम बताना है जिसमें एक कैंपेन लॉन्च किया, मैं भी सुभाष कैंपेन, मतलब सुभाष चंद्र बोस के नाम से मैं भी सुभाष कैंपेन लॉन्च किया गया अक्टूबर 2022 में। और ये स्पेशली लॉन्च किया गया है लेह एरिया से, मतलब लद्दाख से इसको लॉन्च किया गया है। तो कई इवेंट्स होंगे, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की हम 125th एनिवर्सरी जो है वो मनाएंगे 23 जनवरी 2023 को। उनकी बर्थ एनिवर्सरी होगी, 125वीं जो है वो सालगिरह होगी। तो मैं भी सुभाष कैंपेन मतलब सुभाष चंद्र बोस को डेडिकेट अलग अलग चीज़ें की जाएंगी। कौन से पॉइंट इसमें से इनकरेक्ट हैं? अगर डिफेंस एक्सपो 2022 देखें, जो कि इंडिया की लार्जेस्ट एवर डिफेंस एग्जीबिशन है, अक्टूबर 2022 में हुई, जिसमें पहला पॉइंट है कि ये 12वां एडिशन है। पहले तो ये याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सही बात है कि ये 12वां एडिशन है। और ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया? गांधीनगर गुजरात में इसको ऑर्गेनाइज किया गया। थीम क्या है इसका? पाथ टू प्राइड। देखो 3 पॉइंट हैं। 12th है, कहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई? गांधीनगर गुजरात में। थीम क्या है? पाथ टू प्राइड। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और किसने लॉन्च किया इसको? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। ये 4 पॉइंट से आपको क्वेश्चन मैक्सिमम मिल जाएगा। अगला है 12th डिफेंस एक्सपो बंधन सेरेमनी जो है वो 451 MOU साइन होते हैं इसके अंदर, और इसमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट साइन होते हैं, और कई प्रोडक्ट जो है वो इसमें लॉन्च किए जाते हैं। तो इसमें कुछ याद रखने वाला नहीं, लेकिन ये पॉइंट बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेटमेंट कहती है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने टोटल 20 MOU साइन किए हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजर्स के साथ, और इसमें 356 करोड़ के ये MOU जो हैं ये डिफेंस एक्सपो के अंदर साइन किए गए।
ये बात जो है वो यहाँ पे गलत है, क्योंककि एक तो ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने नहीं साइन किए, ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने किए हैं। टोटल 20 नहीं 13 MOU साइन किए हैं और 356 करोड़ के नहीं हैं, ये 564 करोड़ रुपए के MOU साइन किए गए हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने साथ ही साथ HTT-40 जो कि एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, उसका जो प्रोटोटाइप है वो लॉन्च किया है, जो कि डिज़ाइन और डेवलप किया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने, और इसको लॉन्च किया डिफेंस एक्सपो में। ये बात बिल्कुल सही है। और साथ ही साथ उन्होंने 4th इंडिजनाइजेशन लिस्ट भी जो है वो जारी कर दिया, जिसमें 101 आइटम्स हैं जो कि इंडिया में ही बनाई जाएंगी या इंडिया में ही उसको जो है वो तैयार किया जाएगा। और साथ ही साथ सेकंड इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग भी जो है वो किया गया गांधीनगर गुजरात में। तो सारी स्टेटमेंट सही हैं। तीसरी स्टेटमेंट जो है यहाँ पे गलत हो जाती है, तो आंसर क्या होगा? 3 होगा। अगला है, कौन सी कंट्री इंडियन एयरफोर्स के साथ एक एक्सरसाइज कंडक्ट करती है? 7th एडिशन है वो उसका, गरुड़ 7 2022। गरुड़ एक्सरसाइज जो है वो बाइलेटरल एक्सरसाइज जोधपुर राजस्थान में जो है वो की गई है। और ये एक्सरसाइज किसके साथ हुई है गरुड़? ये हुई है फ्रांस के साथ। तो आपने याद रखना है फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स मतलब फ्रेंच एयरफोर्स के साथ, और इधर इंडियन एयरफोर्स की ये एक्सरसाइज गरुड़ 2022 7वां एडिशन। ये 18 दिन की एक्सरसाइज है, मतलब अभी भी चल रही है ये, क्योंकि ये 26 अक्टूबर को स्टार्ट हुई थी, 12 नवंबर तक इस एक्सरसाइज को चलना है। कहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई? जोधपुर राजस्थान में इसको ऑर्गेनाइज किया गया। तो चौथी बार हो रहा है कि ये एक्सरसाइज इंडिया में होस्ट की जा रही है। पहली बार 2003 में इसको होस्ट किया गया था, पहला एडिशन था। फिर 2006 में तीसरा एडिशन किया गया। फिर 2014 में जो है वो इसका 5वां एडिशन जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया। अब 7th मतलब 1st, 3rd, 5th और 7th मतलब ये इंडिया में होस्ट किया जा रहा है। कौन सी स्टेट जो है वो बेस्तु वर्ष फेस्टिवल जो है वो मनाएगी अक्टूबर 2022 में? मतलब ये जा चुका है बेस्तु वर्ष फेस्टिवल। ये एक तरह का न्यू ईयर फेस्टिवल होता है जो कि गुजराती लोग मनाते हैं। तो आंसर क्या होगा इसका? गुजरात। इसको विक्रम संमत 2079 मतलब विक्रम संमत कैलेंडर के अकॉर्डिंग ये इस दिन आता है। बेस्तु वर्ष सेलिब्रेट किया जाता है। ट्रेडिशनल और कल्चरल इवेंट्स होते हैं गुजराती कम्युनिटी के, और पूरे वर्ल्ड में इसको मनाया जाता है जहाँ जहाँ पे गुजराती कम्युनिटी है। और बेस्तु वर्ष जो है वो बेसिकली गुजरात में बनाया जाता है। 5 दिन की ये सेलिब्रेशन होती है, दिवाली के टाइम पीरियड पे ये मनाया जाता है। अगला आता है, कौन से पॉइंट इसमें से करेक्ट है? अगर ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट को ध्यान से पढ़ें जो कि अक्टूबर 2022 में रिलीज की गई है। तो सबसे पहले ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट जो है वो इशू की गई है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और ये पहली बार ऐसी रिपोर्ट रिलीज की गई है जिसमें नंबर ऑफ पीपल जो कि ट्यूबरक्लोसिस से इफेक्टेड हैं वो बड़े हैं। ये बहुत बड़ी बात है, हमने कम करना है, लेकिन यहाँ पे जो राइज है वो देखा गया है। और ट्यूबरक्लोसिस का अगर 2021 का डाटा हम देखें और 2022 से कंपेयर करें तो लगभग 4.5% जो है वो इंक्रीज यहाँ पे देखा गया। तो पहली बात बिल्कुल सही है। तो अगर एस्टिमेट देखें 10.6 मिलियन पीपल जो है वो वर्ल्ड वाइड ट्यूबरक्लोसिस से जो हैं वो पीड़ित हैं 2021 में। और अगर आप पिछले साल की तुलना में देखोगे तो 1.6 मिलियन पीपल जो है वो इसमें मर गए हैं, इनकी डेथ हो चुकी है, और लगभग 4.5% का जो इंक्रीज पिछले सालों की तुलना में है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट, हम पहले बात कर चुके हैं कितना बढ़ चुका है। तो इंडिया में 21.4 लाख ट्यूबरक्लोसिस केसेस हैं 2021 में, जो कि 18% बढ़ चुके हैं 2020 के मुकाबले। ये बहुत बड़ा रेट है, और हमने ट्यूबरक्लोसिस को ख़त्म करना है 2025 तक, लेकिन यहाँ पे 18% केसेस जो है वो ट्यूबरक्लोसिस के बढ़ चुके हैं। तो सी स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो आंसर यहाँ पे होगा ऑल ABC। तो फर्स्ट आंसर होगा। कौन से पॉइंट इसमें से इनकरेक्ट हैं? अगर रिसेंटली सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के जो स्टेप्स देखें जो उन्होंने लिए, तो पहला है सेबी ने डेडलाइन को बढ़ा दिया है फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द 25 करोड़ थ्रेशोल्ड रूल फॉर डायरेक्ट एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ट्रांजैक्शंस विद एसेट मैनेजमेंट कंपनीज टू 1 मई 2023। तो पहली स्टेटमेंट को अगर ध्यान से पढ़ोगे तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि इसमें जो 25 करोड़ से ऊपर वाली डायरेक्ट एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स ट्रांजैक्शंस हैं वो एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो है वो कर सकती हैं 1 मई 2023 से। तो ये बात तो यहाँ पे बिल्कुल सही है। फेस वैल्यू जो होगी डेट सिक्योरिटीज की एंड नॉन कन्वर्टिबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की, जो कि प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे जो है वो इशू किए जाएंगे, वो कम कर दी है उसकी वैल्यू। पहले 5 लाख तक होती थी, यहाँ पे 5 लाख लिखा हुआ ये गलत है, 1 लाख रुपए तक जो है वो कर दी गई है। पहले ये 10 लाख रुपए तक होती थी, और ये 1 फरवरी से नहीं है, ये 1 जनवरी से है। तो याद रखना है, अब 1 लाख से कम जो है जो प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे प्रेफरेंस शेयर इशू किए जाते थे, वो अब 1 लाख से कम वाले इशू किए जा सकते हैं। पहले 10 लाख तक जो है वो इशू किए जाते थे, अब 1 लाख जो है वो उसका प्राइस कर दिया है।
तो ये स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे गलत हो जाती है। सेबी जो है वो पूरी तरह से रिस्क को कम करने के लिए, साइबर अटैक्स को से जुड़े हुए रिस्क को कम करने के लिए वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ टाई अप करता है और एक प्लेटफॉर्म बनाएगा जो कि आप कह सकते हो 2023 मार्च 2023 में ऑपरेशनल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये पूरे वर्ल्ड का ऐसा पहला आप कह सकते हो कंट्री होगा इंडिया जो साइबर अटैक से बचने के लिए अलग से जो है वो प्लेटफॉर्म डेवलप कर रहा है। तो ये भी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या होगा, गलत पूछा है तो आंसर होगा ओनली बी। तो आंसर यहाँ पे 3 है। अगला आते हैं, कौन सी कंपनी रिसेंटली पार्टनरशिप करती है मणिपाल सिग्ना हेल्थ इंश्योरेंस के साथ ताकि इंडिया का पहला फ्लेक्सी टॉपअप इंश्योरेंस जो है वो लॉन्च किया जा सके। और ये कंपनी है हमारे पास हेल्दी श्योर। तो आंसर क्या होगा इसका, 3 होगा। तो इसका मतलब है कि जो एम्प्लॉइज होंगे वो अपने इंश्योरेंस को पर्सनलाइज कर सकते हैं, अपने इंश्योरेंस को अपने हिसाब से अपग्रेड कर सकते हैं। जो भी कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स होते हैं तो उसको अपने हिसाब से जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो इसी को हमने नाम दिया है फ्लेक्सी टॉपअप इंश्योरेंस। हेल्दी केयर का एक प्रोडक्ट है जिसमें जो है वो 30 सेकंड के अंदर आप डिजिटली जो है वो इंश्योर हो सकते हैं। अक्टूबर 2022 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से नो योर क्लाइंट रजिस्ट्रेशन एजेंसी नाम से एक केवाईसी प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया गया है। और ये केवाईसी नो योर क्लाइंट रजिस्ट्रेशन एजेंसी जो है इसको किसकी तरफ से रेगुलेट किया जाएगा, क्योंकि ये एक इंटरमीडिएटरी है जो कि केवाईसी रिपोर्ट्स को और रिकॉर्ड्स को जो है वो मेंटेन करेगी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के थ्रू। तो आप सिंपली याद रखोगे कि इस केवाईसी रिकॉर्ड एजेंसी का नाम क्या है, नो योर क्लाइंट रजिस्ट्रेशन एजेंसी, और इसको पूरा का पूरा रेगुलेट करेगा सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। स्टैटिक क्वेश्चन है, स्लाइड से याद रखेंगे कि जितना भी केवाईसी रिकॉर्ड है सिक्योरिटीज को लेके इन्वेस्टर्स का, वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रिकॉर्ड करने के लिए एक नई एजेंसी है जिसका नाम है केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसी। और इसको पूरा का पूरा जो कंट्रोल करेगा वो सेबी कंट्रोल करेगा और इसमें जो है वो इन्वेस्टर्स की परमिशन ली जाएगी कि आपका रिकॉर्ड जो है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इस एजेंसी के पास रहेगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है मेस्लोवा सिस्टम के साथ ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग में एयर फोर्स या एयर डिफेंस सिस्टम को हम बेहतर बना सकें। तो ये ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो आंसर यहां पे क्या होगा, सेकंड होगा। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो कि एक नवरत्ना एंटरप्राइज है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर, वो मेल्सोवा सिस्टम के साथ एक टाई अप करती है ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को लागू किया जा सके एयर डिफेंस सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए। तो दोनों ऑर्गेनाइजेशन कुछ ऐसा सिस्टम बनाएंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का ताकि हम सिक्योरिटी सिस्टम को आर्म्ड फोर्सेस के अंदर बेहतर कर सकें या पूरा का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम हम मजबूत कर सकें। फॉर विच मशीन इसरो प्रपल्शन रिसर्च कॉम्प्लेक्स जो है वो एक टेस्ट कंडक्ट करता है, प्रेशर चैम्बर टेस्ट, जो कि उसके क्रायोजेनिक इंजन का है, जो कि महेंद्रगिरी तमिलनाडु में इसका टेस्ट किया गया। और ये बेसिकली हमारे पास है गगनयान, ये गगनयान मिशन है जिसके लिए ये प्रेशर चैम्बर टेस्ट जो है वो किया गया क्रायोजेनिक इंजन का। और आपको पता होना चाहिए कि ये प्रेशर चैम्बर टेस्ट जो है वो बेसिकली 30 सेकंड तक किया गया। ये एफिशिएंसी चेक करने के लिए इंजन की, गगनयान का जो इंजन है उसकी एफिशिएंसी चेक करने के लिए। और गगनयान जो है वो इंडिया का ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है। तो अपने सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को स्लाइड से ही याद रखना है। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप राइफल पिस्टल 2022 जो अक्टूबर में हुई, इसमें इंडिया का ओवरऑल टैली लिस्ट में दूसरा रैंक आता है। तो इंडिया टोटल कितने मेडल जीतता है इसमें, इंडिया टोटल 34 मेडल्स इसमें जीतता है। और टॉप कंट्री कौन सी है जो 58 मेडल इसमें जीत जाती है, और वो कौन सी है, चाइना। तो पहला स्थान इसमें चाइना का है, दूसरा स्थान जो है वो इसमें इंडिया का है, और तीसरा स्थान इसमें जो है वो नॉर्वे का है। नॉर्वे के पास 12 मेडल हैं, इंडिया के पास 34 हैं और चाइना के पास 58 मेडल हैं। और 34 में से 12 जो हैं वो गोल्ड हैं, 9 जो हैं वो सिल्वर हैं और 13 जो हैं वो ब्रॉन्ज मेडल हैं जो इंडिया ने जीते हैं। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, 34 मेडल, और चाइना जो है वो आंसर होगा, 4 आंसर होगा। और फिर क्वेश्चन आता है कि ये वर्ल्ड चैंपियनशिप राइफल पिस्टल 2022 जो है वो कहाँ पे हुई है। ये हुई है दोस्तों कैरो के अंदर। कैरो मतलब हम एग्जैक्ट जगह ले सकते हैं, इजिप्ट के अंदर ये जो है वो पूरी की पूरी की गई है। तो आपने याद रखना है कहाँ पे हुई है, इजिप्ट के अंदर इसको किया गया है 12 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर के बीच में। तो इसमें एक अपने शूटर का नाम जो है वो याद रखना है, ये है रुद्रांश पाटिल, रुद्रांश पाटिल।
और ये 18 साल के हैं। तो ये फर्स्ट कोटा जो है वो जीतते हैं, गोल्ड मेडल बेसिकली जीत लेते हैं मेंस 10 मीटर राइफल के अंदर। और ये ऐसे दूसरे इंडियन शूटर बन चुके हैं 10 मीटर एयर राइफल के अंदर जो गोल्ड मेडल जीतते हैं। और पहले कौन थे? अभिनव बिंद्रा। वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर अभिनव बिंद्रा पहले ऐसे इंडियन थे जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था 10 मीटर राइफल के अंदर। दूसरे कौन बन गए हैं? रुद्रांश पाटिल बन चुके हैं। नेक्स्ट आते हैं, बीसीसीआई की तरफ से पे इक्विटी पॉलिसी जो है वो लॉन्च की गई है, जिसमें ये वुमेन क्रिकेटर्स को भी उतने ही पैसे देंगे जितने मेल क्रिकेटर्स को मिलते हैं, क्योंकि आपको पता है मेल क्रिकेटर्स को राशि जो है वो ज़्यादा है। लाइक अगर मेल क्रिकेटर्स की बात करें तो उनको ओडीआई के लिए जो है वो 6 लाख रुपए मिलते हैं, T20 के लिए जो है वो 3 लाख रुपए मिलते हैं और टेस्ट मैच के लिए 16 लाख रुपए दिए जाते हैं। लेकिन वुमेन क्रिकेटर को अगर देखें तो इनको ओडीआई के लिए 1 लाख रुपए मिलता था, T20 के लिए भी 1 लाख रुपए मिलता था और टेस्ट मैच के लिए 2.5 लाख रुपए मिलते थे। लेकिन अब ये इक्वल कर दिए गए हैं तो ये बराबर मिलेंगे। इसका मतलब यहाँ पे टेस्ट मैच के लिए पूछा है तो आंसर क्या होगा? यहाँ पे 15 लाख रुपए होगा। तो मतलब अब पे इक्विटी पॉलिसी आ गई है। पहली कंट्री जिसने इसको लागू किया था वो न्यूजीलैंड था, जो कि ये पे इक्विटी पॉलिसी को लेके आया था। वर्ल्ड स्ट्रोक डे 2022 जो है वो कौन से दिन मनाया गया? वर्ल्ड स्ट्रोक डे जो है वो 29 अक्टूबर 2022 को मनाया गया। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? सेकंड होगा। और इसका थीम क्या था? लर्न द साइंस ऑफ स्ट्रोक, लर्न द साइन ऑफ स्ट्रोक एंड सेव लाइव्स। तो मतलब सेव #प्रीशियस टाइम। तो आपने याद रखना है लर्न द साइंस ऑफ स्ट्रोक। अगर हमें पता है तो हम किसी की जान बचा सकते हैं, क्योंकि कुछ ही मिनट्स में जो है वो अगर उनको फर्स्ट एड मिल जाती है स्ट्रोक से तो हम उनकी जान बचा सकते हैं। क्योंकि सीरियसनेस बढ़ रही है स्ट्रोक्स की, बहुत से केसेस स्ट्रोक्स के आ रहे हैं, बहुत ही यंग एज में जो है वो अटैक्स हो रहे हैं, तो उनको बचाना जो है बहुत ज़रूरी है। किस तरह से बचा सकते हैं? लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करता है ये दिन। तो वर्ल्ड स्ट्रोक ऑर्गेनाइजेशन ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था वैंकूवर कनाडा के अंदर। तो वर्ल्ड स्ट्रोक ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली वहाँ पे बनाई गई थी 2004 में, और इस दिन की पहली बार शुरुआत जो है वो 2006 में की गई थी। कौन सा स्टेट फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है वो रिसेंटली एक एमओयू साइन करता है क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए, ताकि एमएसएमई बोरर जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के जो इंडस्ट्रीज हैं वो पैसा ले सकती हैं क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज से, और यह है स्टेट ऑफ मेघालय। तो मेघालय एमएसएमई इंडस्ट्री को बढ़ाना चाहता है, इंडिया के अंदर इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी, मेघालय के अंदर बढ़ाना चाहता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की तरफ से ये अलाउ कर दिया गया है कि क्रेडिट फ्लो जो है वो हो सकता है इस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मेघालय में। इससे मेघालय में लघु उद्योग जो है वो बढ़ेगा। तो मेघालय ने रिसेंटली एक पॉलिसी स्टार्ट की थी, मेघालय क्रेडिट गारंटी स्कीम, तो उसके तहत जो है क्रेडिट दिया जाएगा। आगे आते हैं, फर्स्ट इंटर सर्विसेज पैराग्लाइडिंग 10 country championship began at the mountainous belt बीर बिलिंग in which state or UT? तो फर्स्ट इंटर सर्विसेज पैराग्लाइडिंग कंट्री चैंपियनशिप है ये माउंटेनियस बेल्ट में हुई है, बीर बिलिंग एरिया में हुई है। कौन सी स्टेट में? हिमाचल प्रदेश में। तो आंसर क्या होगा इसका? 3 होगा। याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो नहीं है, लेकिन इसको आप स्लाइड से ही याद रख सकते हैं कि चैंपियनशिप जो है वो 29 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर के बीच में हुई और आर्मी एडवेंचर विंग की तरफ से इस एक्सरसाइज को किया गया था। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, किसको रिसेंटली गौ भारत भारती अवार्ड से सम्मानित किया गया? स्टैटिक क्वेश्चन है, इसको आप सिर्फ स्लाइड से इतना ही याद रखें। और गौ भारत भारती अवार्ड से सम्मानित किया गया है भूमिका गाला को, और आंसर क्या होगा? 4 होगा। और ये अवार्ड से सम्मानित किया है गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से, जिनका नाम है भगत सिंह कोश्यारी जी। भगत सिंह कोश्यारी जी। अगला है, एक ट्रेन है जिसका नाम है रहायतियन रेलवे, जो कि एक रिकॉर्ड बनाएगी, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगी, जो कि लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन बनेगी। और ये कहाँ पे है? बुर्गेन में है। बुर्गेन कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड के अंदर है। तो आंसर क्या होगा इसका? 1 होगा। तो स्विट्जरलैंड ट्रेन जिसका नाम है रहायतियन रेलवे, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगी लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन का, कहाँ पे? बुर्गेन, जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। और ये 1.9 किलोमीटर लंबी ट्रेन है, जो कि 100 कोच जो है वो इसके ऊपर लगे हुए, मतलब 100 डिब्बे जो हैं वो इसके पीछे लगे हुए हैं। और ये 25 किलोमीटर की अपनी जर्नी पूरी करती है एल्प्स माउंटेन के पास, उन पहाड़ियों के बीच में से, और 1 घंटे में इस सफ़र को पूरा करती है। और यूनेस्को की कई वर्ल्ड हेरिटेज रूट्स को ये कवर करती है, कई 22 टनल्स को कवर करती है और 48 ब्रिजेस को ये कवर करती है। तो याद रखना, ये लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन है जिसका नाम जो है वो क्या है? रहायतियन रेलवे, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देती है लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन का।
तो ये थे हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर चौथे सप्ताह के। आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप हमारे हर प्लेटफॉर्म के साथ हमारे साथ जुड़ सकते हैं, स्पेशली टेलीग्राम प्लेटफॉर्म के साथ। टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।